कि नाम मेरी शादी भी इस गाने बजाने के वजह से ही हुई है। अरे वाह, वो भी किस्सा सुना दीजिए। हाँ, मेरी शादी हुई हुई कि मेरे ससुर जो हैं, ससुर साहब मेरे बाबूजी, हाँ। वो अच्छे तबला वादक, अच्छा। रामलीला के पुराने खिलाड़ी। अरे वाह। और किसी टाइम पे जो है तो जब मैं गांव में था तो रामलीला हुआ करते थे। उस समय ब्रजेश कंपनी रामलीला मशहूर था। तो उसमें जो है तो कुछ तबला वादक वो थे। हाँ, ढोलक चलते थे। हाँ हाँ उस समय तबला बहुत कम चलते थे। हाँ। तो उस समय जो है ना कई बार ऐसे रामलीला उनमें गाए हैं कि डांसर सामने नाच रहा है और मैं पर्दे पे आड़ पे गा रहा हूँ। हाँ, और उस समय पतला आवाज था, बारीक था, मैं बहुत छोटा था। तो जैसे अलका याग्निक जी के कुछ गाने भी निकले थे। हाँ, तो मैं बिल्कुल कोशिश करता था कि अलका जैसा ही गा के बताऊं। अभी गा पाते हैं वैसा? बाप वो अब नहीं हो पाती है, पर लैंग्वेज कर सकता हूं, मैं गाने को गा सकता हूं। करके सुनाइए थोड़ा। कि जैसे कि उस समय एक फिल्म निकला था जाल, हाँ। सनी देओल हीरो का। तो शिवरंजनी राग मुझे पहले से ही पसंद है। हाँ। तो उसमें अलका जी की आवाज में हम सफर के लिए हम सफर मिल गया, हम सफर के लिए हम सफर मिल गया, दिल को रोका मगर दिल गया, दिल गया, रब तेरा शुक्रिया इस खुशी के लिए, और क्या चाहिए जिंदगी के लिए, हम सफर के लिए हम सफर मिल गया। तो उस टाइम पे तो बहुत ओरिजिनल गा पाता था मैं। हाँ, अभी बहुत कम गा पाता हूँ। तो इस गाने को लेकर के मेरे ससुर साहब सुने। हाँ। और एक गाना और था, हाँ, वो चोरी चोरी चुपके चुपके मूवी, सलमान खान। हाँ। हाँ, इसी वो क्या कहते हैं, इसी शब्द में गाना है। रग रग में इस तरह तू समाने लगी, जैसे मुझी को मुझसे चुराने लगी, हो दिल मेरा ले गई लूट के, चोरी चोरी चुपके चुपके। अब इन दोनों गाने में दीवाने हो गए हमारे ससुर साहब। मतलब आपकी पत्नी आपकी दीवानी नहीं हुई, पहले तो ससुर साहब दीवाने हो गए। बोले भगवान इससे अच्छा जमाई नहीं मिलेगा अब मुझे। वाह। क्योंकि ये सुरीला भी है और समझता भी है। सबसे ज्यादा तो ये समझता है। सुरीला तो बहुत कम था मैं, और अभी भी बहुत कम सुरीला हूं मैं, पर सुरों को समझना हाँ, में बहुत अच्छी तरह से मतलब समझने की कोशिश रहती है मेरे को। तो उनका कहना था, तो बोले बेटा कहीं मत जा, तो मेरे साथ रहेगा तो। मतलब कि हमारे इधर क्षेत्र के परिभाषा में हमारे छाती में बैठ के रज्जो तुम तो। हाँ। तो हमारे ससुर साहब जो है तो काफी समय तक उन्होंने साथ रखा। फिर उसके बाद जो है तो मेरी मुलाकात करवाए उनकी बच्ची से। मैंने कहा जी जय सीताराम। तो यूं ही, अब मैं क्या बताऊं, अब उनका पिक्चर ही अलग था। नादान भी थे हम लोग। तो उस टाइम पे जो है तो सब कुछ हुआ ना। फिर ऐसा हुआ कि ब्याह भी हमारे ससुर साहब ही करे हैं खुद के पैसे से। वाह, उनको जमाई पसंद आ गया था ना? जमाई पसंद आ गया। फिर उसके बाद जो है तो फिर शादी ब्याह हो गए। साल 2 साल 3 साल हम रहे भी वहाँ साथ में। हमारे संगत अच्छा रहा ससुर साहब का, मेरे बाबूजी का। फिर उसके बाद जो है तो अब ससुराल है। ससुराल में भाई हमेशा जिंदगी नहीं बिताया जा सकता है, तो थोड़ी सी अनबन भी होने लगा, तो हम अलग सलग रहने लग गए। तो फिर उस हिसाब से फिर हम धीरे धीरे करके महेश्वर सेट हो गए। तो महेश्वर जो है तो एक ऐसा नगर है
कि वाकई मेरी ये भी एक ख्वाहिश था कि मैं जिनका नकल कर रहा हूँ, कुमार सानू साहब, नवोदित नारायण जी, ना ये वो, है ना। तो हाँ, तो फिर उसके बाद जो है कुछ ऐसा भी समय आया कि मैं थोड़ी चिंता में भी रहता था घर गृहस्थी को लेकर के। तो उस समय जो है तो मुझे पैरालिस हो गया। अच्छा। हाँ, जिसे कहते हैं लकवा। हम्म। तो अभी भी मेरा मुंह जो है ना, अभी आप अगर हाँ, मैं थोड़ा वो थोड़ी सी कर दिख रही होगी, मैं जब हंसता हूँ ना तो फुल दिखाई देता है कि हाँ ये थोड़ी सी तिरछा है। तो पैरालिस हो गया। उस समय भी ऐसा समय बिगड़ा कि मेरा मतलब कि बीच में अभी 2-4 साल पहले कि मुझे अपनों ने कोई ने साथ नहीं दिया। मुझे अगर कभी अगर उस समय अगर मेरा कोई काम दिया है तो मेरा भजन, मैं भजनों को जो जिस तरह से गांव-गांव जाके करा हूँ, तो गांव के कुछ ऐसे भी गांव के लोग रहे हैं कि जो मेरे पहले से दीवाने हैं। जैसे हरदा डिस्ट्रिक्ट है, खिड़कियाँ गांव है, वहाँ के कुछ मेरे अच्छे भले दोस्त भी हैं जो मुझे बहुत अच्छी तरह से मानते हैं, न आगे रह के सुनते भी हैं। उन लोगों के बदौलत में कुछ उन लोगों ने कुछ ऐसे मतलब करा कि मैं उस टाइम पे भी परेशान ही था, ना आज भी परेशान था ही सही। तो वहाँ से जो है तो पैरालिस का सिस्टम ऐसा होता है सर कि वो पहले यहाँ मुंह पे आता है, और मुंह जो है ना, अब मुंह से ही है सब कुछ। अपनी तो दुकान ही वही है। वही है, पूरा लॉक हो गया फिर। तो जो है तो वो बिल्कुल तिरछा हो गया। एक आँख ऐसा उठा हुआ ना, एक आँख दबा हुआ ना, मैं ढंग से शब्द भी नहीं बोल पा रहा हूँ। हाँ, शायद फिर दोबारा महेश्वर बसने से पहले की बात है। जाता आता था मैं महेश्वर, और रहा भी सही। फिर बीच बीच में मैं छोड़ के भी चला जाता था, पर परमानेंट नहीं था मैं महेश्वर में। तो उसके बाद जो है तो मैं इस हिसाब से निकला कि एक भगत हैं पटेल साहब, उनने मेरे को पता दिया कि सेंधवा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, सेंधवा क्षेत्र में, सेंधवा महाराष्ट्र बॉर्डर, वहाँ एक बाबा जी रहते हैं, वो देसी इलाज करते हैं। तो वहाँ आप अमित भाई जाइए। तो मुझे हरदा क्षेत्र के जो मेरे भाई मित्र लोग हैं, जिसमें से भगवान भाई करके नाम है, बीड़ मूंदी के हैं वो भगवान भाई, उन्होंने बिना मतलब मैं उनको ढंग से अभी जानता भी आज तक नहीं जानता हूँ कि भगवान भाई, मतलब मिला तो हूँ उनसे। हाँ। पर अब अभी ठीक से पहचान नहीं है। ठीक से पहचान नहीं। उनने बेधड़क जो है तो 10,000 रुपये उनके तरफ से बोले, अमित भाई हम ये समझेंगे कि हमारा भाई बच रहा है। यदि आपकी जगह में हमारा भाई को होता तो क्या हम पैसे नहीं लगाते क्या? तो उनने जो है ना तो किसी के जरिए पैसे भेजा 10,000 रुपया। और कुछ ऐसे भी हैं जो गोपाल भाई वगैरह, जो उनने चंदा करे मेरे लिए कि अमित भाई को ठीक करना है कैसा भी करके कि वो दोबारा गा सकें। बोले भाई हम खेत खलिहान भी बेच सकते हैं आपके लिए, आपको दोबारा गवाना है। उस टाइम पे मतलब ये जो क्या कहते हैं इसको, सोशल मीडिया, ये बहुत कम था, बहुत कम था। हाँ, तो उस टाइम में तो गांव के लोगों का मैं जान हूँ, तो वो तो दाव में लगाने के लिए भी जगह जमीन तैयार थे। और ये 5-7 साल पुरानी बात हाँ, है। 5-7 साल पहले की बात। तो मैंने कहा यार कि अगर ये ऐसा हो जाएगा तो फिर मैं किसी का बोझ बन जाऊंगा यार, बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। मेरा भगवान है, मेरा माई नर्मदा की कृपा है कि मैं जब जा ही रहा हूँ उधर, तो फिर क्या है, जब होना ही है, फ्री इलाज हो जाना है, तो मैं क्यों लूँ पैसे, क्यों डॉक्टर के पास थकूँ। मैंने घरवाली को बैठाया, एक बैग सैंता, मैंने कहा भैया चलो, सच्चा साथी मड़बा के नीचे आप जो वचन दिए थे ना, निभाओ। हाँ निभाओ, आज आओ आप तुम तो। बोले बिल्कुल प्रभु चलो अब तो जो गए हम, तो वहाँ इलाज के लिए ऐसा है कि वहाँ इलाज जो है तो वो अभी बाबा जी रहे नहीं, चल बसे हैं। बहुत ही अच्छा शर्तियत इलाज था वहाँ का ना। दूसरी बात, नर्मदा माई की कृपा भी है कि कुछ घाटें ऐसी भी हैं कि वहाँ से स्नान मात्र से ही आपके सारे दुख दरिद्र मिट जाते हैं। किसी ने सलाह दिया कि आप महेश्वर रह चुके हैं, यहीं रहो, यहाँ से आप स्नान किया करो,
इससे आपको बहुत सुधार होगी ना, आपके जो है तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत कुछ बन जाओगे। तो इसमें कितना वक्त निकल गया फिर ठीक फिर होते होते? इसमें ठीक होते होते करीब साल भर हो गया। साल भर। साल भर हुआ, फिर मैं थोड़ी थोड़ी बोल पाया, फिर दवाई बूटी ये वो देसी इलाज भी करा, और ये सब सब करा मैंने, माथा और अब फोड़ी। ठीक है? फिर जो है तो भगवान की ऐसी लीला रही कि मैंने कहा यार, डॉक्टर ने मना भी करा था कि अब गाना मत बेटा। अच्छा। हाँ, गाना मत, क्योंकि पैरालिसिस एक ऐसा चीज है कि एक अटैक सिस्टम है। जैसे कई जो हैं तो गाते गाते जैसे कहते हैं ना कि हार्ट अटैक हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये ऐसा सिस्टम भी है। तुम अब की बार मंच में गाना मत, नहीं तो कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, तुम कब निपट जाओ। तो मैं डर भी गया यार कुछ दिन पहले, फिर डर गया ना, फिर काफ़ी रोज तक गाया नहीं। लोगों कहने लग गए यार अच्छा तो आवाज़ हो गया है, बढ़िया बोल पा रहा है तू यार, गाओ अब। गाओ यार। तो मैंने कहा कैसे गा दूँ यार, डॉक्टर ने मना किया? डॉक्टर ने मना करा है। तो हमारे एक दीपक भाई हैं, तो वो बोले अरे यार तुम तो गाओ, क्या गाओगे, भजन ही तो गाओगे, भगवान तुम्हारे साथ हैं जब तो अभी ठीक हो पा रहे हो, गाओ। मैं फिर करई करके एक गांव है, जिला खरगोन है शायद, जिला खरगोन करई कस्बा, वहाँ जो है तो नांग महाराज सिराने में आते हैं एक पंडा जी को। तो नांग पंचमी की रोज थी, ठंड से वर्जित था मेरे को कि ठंड में जाना मत, पर ठंड का ही टाइम था, शायद 2 बार आता है नांग, वो नहीं बारिश थी शायद, हो सकता है हाँ। तो मैं वहाँ गया, तो पंडा जो है तो पकड़े बाल, हमारे जटा भी बड़े बड़े थे पहले, अभी कुछ दुख तकलीफ के कारण 7-8 महीने से 7-8 जन निपट गए हमारे घर से। मेरा पेटा नहीं बन गया है ये गंजे का, नहीं पहले बाल ऐसे थे कि यहाँ आते थे, कैलाश खेर जैसे। अरे वाह। हाँ ऐसा बाल था मेरा, पर वो बस महीना भर नहीं गुजरे ना, महीना 1.5 महीना हो ना, फिर एक का नंबर भैया, जाओ गाँव दे आओ वहाँ नर्मदा जी में। तो मतलब 7-8 महीने से, इस साल की ही बात बता रहा हूँ कि मेरा पैटर्न ही, जब से वीडियो रिलीज हुई है मेरी तब से इसी लुक में हुई है? इसी लुक में हुई है। मतलब वापस फिर मैं, अब मेरा अब ये जो है ना चाहत बन गया है, मैं अब बाल बड़ा नहीं करूँगा, ऐसा मेरा ख्वाहिश जो है तो ठीक है ना। तो फिर जो है तो माई की कृपा ऐसी रही कि फिर मैं वहाँ गया, और फिर जो गाया तो मुझे भी आनंद आया, क्या बात है। और वहाँ गा के फिर मैंने फिर शुरू करा कि आप कहीं भी नहीं करना है, सिर्फ भजन करना है बस। वाह। अच्छा अमित भाई, आपने कहा फकीरों की बड़ी संगत की है। जी सर। फकीरों के साथ रह के कुछ फकीर मिजाज तो आप हो गए हैं, जी। फकीर मिजाजी से जुड़े कुछ सूफियाना गीत भी आपको याद हैं जिनमें वो मिजाज बहुत ऊपरी तौर पर दिखता है, कुछ जो आपको बहुत पसंद हो? मुझे अभी का एक भजन है, मैं हर प्रोग्राम में गाता हूँ उस भजन को, और बहुत पुराना भजन है वो, उस्मान साहब गा रहे हैं, उस्मान मीर साहब। हाँ हाँ हाँ। कबीर खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, कबीर खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना काहू से बैर। हालांकि उसका धुन अलग है, पर मैंने पैटर्न बदला है उसका। धुन क्या है, राग भोपाली ऐसा कुछ है, तो उसके लिए स्केल चेंज करना पड़ेगा। सुनाइए सुनाइए। हाँ। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में,
जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो अमित भाई, बड़ी दिलचस्प कहानी आपने सुनाई है कि किस तरह संघर्षों से आप गुजरे। और इस दिलचस्प कहानी में एक तो आपकी शादी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है कि कैसे आपके ससुर को जमाई पसंद आया और फिर उन्होंने अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में दे दिया। जी। पत्नी को भी सुनाते हैं कभी कुछ गा के? सुनती है पत्नी आपको? हाँ, सुनती है, सुनती है वो, क्योंकि जनरली लोगों की पत्नियों को नहीं सुनती हैं। जी जी बिल्कुल। वो होता क्या है कि मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि गुण एक ऐसा चीज होता है कि शक्ल से सुंदर हो इंसान या ना हो। मैं हालांकि अभी तो ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ। कुछ समय पहले जब मेरा ये पैरालिस नहीं हुआ था तो थोड़ी सी नंग से अच्छे थे। हाँ मतलब तो उस समय कुछ ठीक ही ठाक था। और उसी टाइम की बात जो है, हमारी जोड़ीदार जो हैं, अब वो लेडीज का रूप तो अलग ही होता है ना, उनका नक्शा भी सुंदर से ही है, मतलब बहुत सुंदर है, वो मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है वो। हाँ तो और मेरा भी एक में सबसे बड़ा खूबसूरती मेरे में ये था कि मेरा सिर्फ अंदाज खूबसूरत था। मैं इसी जो मेरा अभी का खूबसूरती अंदाज है, बस इतने से खूबसूरत में चला हूँ मैं जीवन भर। तो मैं तो डायरेक्ट यही बोला कि भैया क्या देख रहे हैं आप मुझ पे कि जो आप मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है। तो उन्होंने भी कहा कि भाई मेरे को क्या देखना है, देख कर के कोई अगर ब्याह करे तो क्या मतलब के ब्याह, परंपरा से चली आ रही है। कोई ऐसा जमाना था कि तस्वीर तक नहीं देखने को मिलते थे, लाड़ी लाड़े का ना लाड़ा लाड़ी का, मतलब इधर अपने परिभाषा में क्या बोलते हैं, लड़का बहू। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में मोड़ा मोड़ी बोलते हैं। मोड़ा मोड़ी, हाँ 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 हाँ। तो उस समय ऐसा भी रहा है कि मैं जो है तो बहुत धार्मिक भी हैं वो, मेरे पत्नी जो है तो वो बहुत धार्मिक है। मतलब उनको कभी कोई गीत सुनाना होता है तो क्या सुनाते हैं? हमें सुना दीजिए आज। मैं अभी तक तो उनको शायद कि नहीं सुनाया हूँ। आज कैमरे के थ्रू सुना दीजिए, वो भी देखेंगे आपका इंटरव्यू। चलो आज कैमरे के थ्रू सुना दीजिए। हाँ, मैं अभी तक सुनाया नहीं हूँ उनके लिए स्पेशल, पर कभी अगर कोई गाना मुझे पसंद आता है तो मैं उनसे जरूर पूछता हूँ, उनसे राय लेता हूँ कि सुनिए कैसा है ये गाना कैसा है, ये गजल कैसा है, ये भजन कैसा है। तो कभी अगर वो मेरा हिम्मत बढ़ा दिए कि अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छा है, तो ये समझ लो मैं उस गाने को करीब हफ्ता भर गाता हूँ। मोहर लग जाती है। तो मतलब इस हिसाब से मैं सुनाया करा हूँ ना। हमारी अच्छी प्रेम रही है और अच्छा दोस्ती है भी है। मेरे अच्छे खासे दोस्त भी हैं वो, कि अभी जो है तो 5-7 साल हो गए। उम्र जो है जैसे कि आजकल के विषय में, अब मैं 36 साल का उम्र का हूँ। 36 साल कोई बड़ी उम्र नहीं होता है, पर मेरा सिद्धांत ऐसा है कि मेरा लुक ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे भी कह देते 45 से ऊपर के होंगे, तो 36 और मेरे हम उम्र भी हैं वो, तो 36 साल की जो लेडीज होते हैं और औरतें जो होते हैं, तो कोई वो तो होता नहीं है उनका, मतलब थोड़ी सी भले ही पढ़ा लिखा हो पर मायके की तरफ जरूर दिमाग दौड़ती है। पर अभी तक जो है तो उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। अकेले उन टापरी में अभी तक मेरी टापरी जो है, अभी तो कुछ दीवार भी बन गए हैं, थोड़ी बहुत कच्चा दीवार अपने हाथ से ही बना लिए हम लोग। झोपड़ी में रहते हैं आप? झोपड़ी में, आज भी झोपड़ी में? आज भी झोपड़ी में ही रहते हैं हम लोग। जो कब्जा कर सरकारी जमीन पे एक झोपड़ी बनी है। हाँ, झोपड़ी बनी हुई है।
मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं कि कब कौन हटा दे वहां से। कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। घर नहीं है अभी आपके हाँ पास? हाँ, घर नहीं है मेरे पास। मैं गांव दौड़ा हूँ, कई बार गया हूँ गांव में, कई बार कि यार अपनी कुटिया निकाल दो यार सरपंच साहब, सचिव साहब। तो सरपंच साहब तो हमारे बहुत अच्छे हैं, बोल भी दिए अमित भाई आपका बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो सचिव थोड़ी से मिजाजी हैं, कभी आप उनसे जय सिया राम भी करो ना तो वो ढंग से राम राम नहीं करते हैं। बस हो गया। और खड़े रहो आपकी फरमाइश लेके। मैं हकीकत कह रहा हूँ, मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ उनको, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं संसार में कि जो कुछ पद पाने के बाद में मिजाजी स्वभाव के हो जाते हैं। ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि हम माटी के हैं, हम माटी के हैं। भगवान ना करे किस टाइम में कब बूंद पड़ जाए परमात्मा का और हम कभी भी ढेर हो सकते हैं। कबीर का है शायद एक चोला माटी के राम। हाँ ऐसा कुछ है। और अभी इसी प्रकार से भजन में एक चीज, एक बात और रखूंगा आपके साथ। ये चल रहा है क्या अभी? हाँ हाँ चल रहा है। तो एक बात और थी कि जैसे कि जब के टाइम में, जब मैं फकीरी लाइन की जो बात बताया मैंने, तो एक समय में बीच बाजार में दमोह शहर है अपने यहाँ, सन तो पता नहीं है, पर उस टाइम में मैं रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा होकर और बहुत बिंदास समय से गा रहा हूँ। क्या गाना आया था? इंतजार नहीं करना, एतबार नहीं एतबार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। इस गाने को मैं गा रहा हूँ तो एक महिला निकली, वो सतना रीवा से थी, सतना रीवा से थी। तो बोले भैया, उस समय उनने 500 का नोट दिया, मेरे साथ चलना है। मैं तो बिल्कुल चरणों में चिपक गया। मैंने कहा अरे वाह, आज तक 500 हमने देखा ही नहीं था। अठन्नी चवन्नी वाले लोग भाई ना, फिर जो है तो साथ में ले गए। एक कोई, मेरे को जरा सा ध्यान है, बहुत बचपन था मैं, रैली थी और कोई नेता था, मैं शायद समझ पा रहा हूँ कि शायद अपने शिवराज सिंह चौहान तो नहीं रहे हों उस समय। तो रैली में नारे लगते थे, एकता परिषद जिंदाबाद, ऐसा करके नारे लगते थे, एकता परिषद जिंदाबाद। तो वो स्टेज में ले जाके वो दीदी ने खड़ा कर दिया और बोले यहाँ गाना है आपको। मैंने गाया, मतलब कि वो जो मैंने ख्वाहिश बताया कि काश साउंड में गा सकता। अच्छा, वो ख्वाहिश राजनीतिक मंच पे वहां पूरी हुई मेरी। क्या गाया था? और वो वहां पर इंतजार नहीं करना, एतबार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। तो उस गाने में उनको सुन के और मुझे बहुत पैसे भी मिले और उन्होंने रख भी लिया साथ में मुझे, और कपड़े उनने सब पहना दिए और बोले कि अब तू जाएगा नहीं कहीं, रैली के साथ रहेगा। तो न मालूम कहाँ कहाँ, रांची ना जाने कहाँ कहाँ लेके फिरते रहे वो। 1 महीना रहा मैं उनके साथ। उस समय मोबाइल नहीं था। हमारे गांव में एक एसटीडी चलती थी, उस एसटीडी का, जैन साहब का एसटीडी का नंबर याद था मुझे। तो हमारे दादी और दादाजी रहते थे गांव में, बाकी सब परदेश भी चले जाते थे मजदूरी करने, हमारे पिताजी वगैरह वगैरह। तो दादा दादी जी से मैं कभी कभी 8 दिन 15 दिन में मैं एसटीडी से वहाँ से भी लगा करके और इस एसटीडी में लगा करके कि हमारे दादाजी दिख रहे हैं कहूँ बाजार में, सोमवार को बाजार लगती है तो बाजार करने आते थे दादाजी। सेठ जी दादाजी दिख रहे हूँ, बब्बा हमारे दिख रहे हूँ, तो बात करा देते तो अच्छी बात रहती। तो वो जो स्टेज था जहाँ मैं रह रहा था रैली में, तो वो भी मतलब कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बहुत दिग्गज स्टेज था वो। और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं इसको बना दूंगी, वो दीदी जो लेके गए थे। हाँ, तो पहली बार
का सपना वहाँ हुआ पूरा। वहाँ हुआ पूरा, स्टेज में गाया। हम्म। फिर मैं उनके साथ गाता भी रहा। और वो जो फिल्मी गाना था, हाँ, वो फिल्मी गाने में उनने उनकी रैली की जो वो होते हैं ना प्रचार सिस्टम वाले हाँ, शब्द, उसमें उस गाने को धुन उसके लिए और शब्द नए पे रो दिए। हाँ पिरो दिया ना, गवाया भी मेरे को। तो क्या था कि मैं क्या बना लिया था वो? हाँ, वो भी सुनाओ। वो भी वो था, जैसे गाना है, इंतजार नहीं करना, एतबार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, ये गाना था। फिर वो जो शब्द दिए हैं उन्होंने, फिर गाना जो बदला उन्होंने, जय जगत सदा कहना, मिलकर सबसे रहना, जनता की अदालत है सरकार यहीं रहना, जनता की अदालत है सरकार यहीं रहना। अंतरे भूल गया हूँ मैं। हाँ, हर तरह का काम कर लिया, रेलवे स्टेशन पे गा लिया, जी सर, राजनीतिक मंच पे गा लिया, जी। कथाओं में गा लिया, गांव खेड़ों में गा फिर लिया। मैं सर थोड़ी सी कि मैं फिर जो है तो वहां से जो है तो उस टाइम पे मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं हूँ कहाँ और आगे मेरा क्या होगा। क्या होगा? काश यदि उस बात को समझ सकता तो मुझे स्टेज मिल गया था उस वक्त। नहीं समझ पाया। बब्बा से बात करें हम फोन लगा के, बब्बा बोले बेटा चड्डा गैंग निकलो है। हाँ, बोले चड्डा गैंग निकलो है, तुम जल्दी भाग आओ। और बेटा पता नहीं बेटा तुम आंखें निकाल रहे हैं। उस टाइम में वो एक निकली थी ऐसे फैली हुई बातें कि बच्चों को पकड़ लेते हैं ना, उनके आंखें निकाल लेते हैं, पुलिया में मार देते हैं, बड़े बड़े पुल बनते हैं जहाँ, ऐसे ऐसे। आज से करीब 20-25-30 साल पहले की बात है। तो डरा दिए यार बब्बा यार। और वो जो रैली ख़त्म हो गई, रैली ख़त्म के बाद जो हमारे साहब जो थे तो वो तो उनके काम में चले गए सब। एक बहुत बड़ी महल में हमें बैठा दिए, बोले यहाँ फ़ोन भी है ना, ये है ना, वो सब साधन दिए उनने। बोले कि तुम्हें यहाँ रहना है, आवश्यकता लग जाए तो यहाँ से पैसे भी निकाल लेना। रख भी गए थे ये गड्ढे। अब मैं बदमाश होता तो वहाँ से निकल के भी भाग सकता था मैं, पैसे निकाल के। शायद मेरे को ऐसा लगा कि वहाँ पैसे का गड्ढा। बोले यहाँ से निकाल भी सकते हो, कम घट जाए तो हम बने हैं, फ़ोन लगा देना, ये डब्बा रखा है, इससे ये नंबर डायल करना और हम लोग आ जाएंगे। पता नहीं कौन सी जगह था यार, वो मैयर तरफ शायद था। तो उस समय मैं उसी डब्बा से ही फ़ोन लगाया था मैं बब्बा को। तो वो डरा दिया, मैं इतना भारी महल में अकेले भाई, डर बैठ गई सर। तो फिर ये समझ लो कि फिर सीताराम। फिर वहाँ से मैंने चाबी ताला वहीं रख के लगाया भी सही ताला, और 200-500 रुपये ऐसा कुछ लिया था, 5 बैठा ट्रेन में गांव आ गया। फिर ढूंढते रहे वो। उस समय ये भी नहीं था, मोबाइल का ज़माना नहीं था, नहीं तो मिल जाता फट से उनको। वो ढूंढते रहे। मैं इधर अबारगी में लग गया, कहीं इधर, कहीं रामलीला में, कहीं कहाँ कहीं कहाँ। मतलब पहले बचपन की बात बता रहा हूँ। आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की और अपनी पत्नी की भी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं। अगर वो इस इंटरव्यू को देखेंगी तो उनको लगेगा कि आप टाल गए उस बात को। जी। मैंने कहा कि आप पत्नी को भी तो कुछ सुनाना चाहते होंगे, कभी सामने से नहीं सुनाया, लेकिन अगर कभी सुनाएंगे तो उनको क्या सुनाएंगे? मैं मेरी पत्नी को एक बार सुनाया था। हाँ, एक बार शायद सुनाया था। और मैं जब हमारी शादी नहीं हुई थी जब सुनाया था। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। वो गाना था कुमार सानू का। कुमार सानू साहब। हाँ।
मैं पहले गाता था तो उनकी आवाज़ को कोशिश करता था कि मैं काश उनकी आवाज़ से गा सकूं। और उस समय आवाज़ साफ सुथरी भी थी, बीड़ी तम्बाकू नहीं खाते पीते थे, तो बहुत सुंदर आवाज़ थी। तो रूबरू कुमार सानू साहब को हम स्वयं को ऐसा लगता था कि हाँ बिल्कुल मैच हो गया। साथी मेरे सुन तो जरा, साथी मेरे सुन तो जरा, लेंगे हजारों जन्म, होंगे जुदा ना हम, तेरी कसम, हाँ होंगे जुदा ना हम, तेरी कसम। अब जो है, अब आपकी धर्मपत्नी थोड़ा खुश हो जाएंगे क्योंकि वो भी देखेंगे इसको, तो वो अब थोड़ा खुश हो जाएंगे। हाँ। अमित भाई, ये बताइए कि आपने अपनी जिंदगी में हर तरह का वक्त देखा है जी और हर तरह की गायकी भी आप समझते हैं। जी सर। भजन और जो बॉलीवुड के गाने हैं, इसके अलावा क्या कभी गीत, गजल, कव्वालियों में भी हाथ आजमाया है? कव्वाली तो शायद नहीं गाया है मैंने। गजल गाते हैं? हाँ, गजल गाया है मैंने। और कौन पसंदीदा? सबसे फर्स्ट में मैंने सुना गजल के मामले में चंदन दास जी को। अच्छा। हाँ, चंदन दास जी को। तो ऐसा करिए, अब एक एक करके हम कलाकारों के नाम लेंगे जी। और उनके एक एक गाने जो आपको पसंद है वो सुनाइए हमारे दर्शकों को। जी। चंदन दास की क्या खूबी आपने देखी, क्या आपको उनकी गायकी में पसंद है, और उनका एक गाना सुनाइए। चंदन दास जी की जो आवाज़ में सरलता है, मतलब कि उनके गाए हुए भजन या गजल को कभी आप सुनते हैं तो आप भी गा उठेंगे। इतना सरल स्वभाव के गजल गाते हैं वो, और इतना मधुर आवाज़ होती है उनकी कि जितना मधुर आवाज़ होते हैं उतने ही मधुर शब्द भी होते हैं चंदन दास साहब जी के। तो जैसे कि मेरा पसंदीदा गजल है, दिल न मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती, दिल न मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती, बात तो होती मगर बात अधूरी रहती, दिल न मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती। चंदन साहब जी का बहुत ही अच्छा प्यारा सा गजल है। फिर उनके बाद जो है तो अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन साहब। तो जैसे आपने मुर्खियों की जो बात कही थी, तो मुर्खियाँ जो है तो मैंने अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन से सीखा। वाह। हाँ। अच्छा, इनकी क्या खूबी है गायकी की? मुर्खियाँ भी खूबी है, और इसके अलावा आपको क्या खूबी लगती है? अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन साहब की खूबी तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो दो जने हैं, एक ही चीज को दो जने मिल के पेश आते हैं। एक साहब जो हैं तो सा पे गाते हैं, दूसरे साहब जो हैं तो पा पे गाते हैं। ये सा और पा क्या होता है? ये सा और पा ऐसा होता है सर कि जैसे कि मैं भी उतना ज़्यादा जानकार तो नहीं हूँ, पर जहाँ तक की जानकारी है मुझे, तो जैसे कि कहा जाता है कि पढ़ाई विद्या में पहाड़ा के 12 खड़ी होते हैं, ऐसे करके गाने बजाने में भी 12 ही स्वर होते हैं। जैसे किसी ने पूछा, कई ऐसे भी सवाल उठते हैं कि भैया कितने स्वर होते हैं, तो कई तो ऐसे भी होते हैं बोलते 7 स्वर होते हैं। मैं भी यही जानता था कि 7 स्वर होते हैं, जिसमें से 7 तो सरगम के स्वर होते हैं, बाकी रियल स्वर
12 होते हैं। अच्छा। हाँ, 12 से ना 13 है ना तो 11 है। 12 स्वर का पूरा खेल है कि जितने भी राग रागनियाँ हैं, जैसे कि सुनने में आता है कि 444 राग होते हैं, 10 ठाट होता है, तो वो सब 12 स्वरों के भीतर है। तो मोहम्मद हुसैन और तो अहमद हुसैन की पकड़ उसमें। हाँ, उसमें पकड़ ये है कि अहमद हुसैन साहब, मोहम्मद हुसैन साहब का पकड़ ये है कि जैसे सा तो सा है, हम्म कोई भी गाना, कोई भी गजल, कोई भी व्यक्ति भजन भी गा रहा है तो सा से ही शुरू करेगा। यानी कि 12 स्वर जो हैं, तो 12 स्वर ऐसा माना जाता है, और है भी सही, कि 12 के 12 ही स्वर सा है। हम्म आप जहाँ से चालू करेंगे वही सा है। हम्म तो जिस सा से यदि उठा है उनका गजल, तो उठा तो लिए, दोनों ने उठा लिया एक ही सा से, पर कभी कभी ऐसा होता है, शायद मेरे समझ में, मैंने सीखा नहीं है इस चीज़ को, मैंने समझा है, तो शायद कि हो सकता है कि मेरा समझ सही हो, कि यदि सा से गा रहा है अहमद साहब, तो पा को सा मान के मोहम्मद साहब वहाँ उसी शब्द को गा रहे हैं। जैसे उदाहरण के साथ बताइए मुझे गा के। जैसे कि कुछ गज़ल ऐसे हैं कि जैसे कि सरगम नोटिशन तो मुझे याद नहीं है उन गज़लों हाँ का, हाँ हाँ ठीक है। पर मैं अब ये जो है तो चल रहा है सैंपल सा, अब इसी के भीतर वो साहब उठाएंगे मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना गज़ल का सफ़र है। मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना गज़ल का सफ़र है। पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना गुलाबी नगर है। मुसाफिर हैं हम तो। उनका बहुत ही सुंदर सा गज़ल है ये। और कुछ गज़ल ऐसे भी हैं कि एक ही गज़ल को, जैसे राग आरोह और अवरोह होता है, ऐसे करके जिस गज़ल के जो शब्द हैं, तो जहाँ से शुरू करा तो वहाँ तक लास्ट करना है, उसी गज़ल को वहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ ला के छोड़ेंगे, तो 2 गज़ल बन जाते हैं। अच्छा। हाँ, वो अंदाज मेरे को बहुत पसंद आया। जैसे कि एक गज़ल है, तू मेरे साथ ना चल है मेरे रूह है गज़ल, तू मेरे साथ ना चल है मेरे रूह है गज़ल, लोग बदनाम ना कर दे तू इरादों को बदल, तू मेरे साथ ना चल ऐ मेरे रूह है गज़ल। अब इसी गज़ल को किस अंदाज से गा रहे हैं, तू मेरे साथ ही चल आए मेरे जान गज़ल, तू मेरे साथ ही चल आए मेरे जान गज़ल, इन समाजों के, थोड़ी सी स्वर बिगड़ रहा है मेरा क्योंकि बहुत दिन हो गए इस गज़लों को गाए हुए को, इन समाजों के बनाए हुए
बंधन से निकल चल, चल मेरे साथ ही चल। वाह, बहुत खूबसूरत। इनको मैं बहुत रटा हुआ पहले बहुत सुंदर गाता था मैं। अच्छा, जगजीत सिंह के बारे में क्या ख्याल है? उनकी गायकी के बारे में कुछ बताइए, और उनकी कौन सी गजल, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भारत में जगजीत सिंह के जाने के बाद गजल मर गई। सर ये बहुत ही सुंदर सी बात है, पर सर जगजीत सिंह जी को मैंने बहुत सुना, पर उनका एक भी गजल नहीं गाया। उसका कारण है, जगजीत जी को समझदार लोग ही सुन पाते हैं। और आप खुद को समझदार नहीं मानते थे। हाँ, कि मैं जगजीत सिंह जी को सुना और मेहदी हसन साहब जी को भी सुना। पहले रील वाली कैसेट चलती थी मेरे टाइम पे, जब मैं सुनने के आदी था, तो रील वाली कैसेट चलती थी। 150 रुपये में वॉकमैन टेप आता था। मैं हर जगह गाने नहीं मिलते थे, ये गज़ल अच्छे अच्छे चीज़ें हर जगह नहीं मिलती थी। तो उनके जितने की कैसेट होती थी उससे डबल तिबल चौबल तो उनके रिकॉर्डिंग करवाने के लग जाते थे, और उतने पैसे भी नहीं होते थे हमारे पास। तो कभी कभी तो ऐसा हुआ है मेरे साथ। एक बात और कहूँगा, बहुत अच्छी सुंदर सी याद आ गया कि उस टाइम पे एफएम का बड़ा ज़माना था, विविध भारती डायरेक्ट बम्बई दिल्ली से प्रसारण हुआ था, होता था। हाँ, तो उस टाइम में हमारे पास रेडियो टेप कुछ नहीं होता था। ले भी आता था मैं कई बार, पर उसमें प्रॉब्लम ये था कि वो एफएम ऐसा निकला था कि उसमें बैटरी अलग से लगती थी, 12 वाट का बैटरी लगता था ना, उसके लिए बक्सा अलग से लेना पड़ता था। अब मैं जब तक बक्सा बैटरी खरीदने के जाऊं, जब तक मैं वो रेडियो तो टूट टाट के एक तरफ, सीताराम। तो कभी कभी ऐसा होता था, माहौल बनती थी कि मैं पड़ोसी का बक्सा उठा ले आता था और किराया से बैटरी ले आता था, और दिन भर सुना एफएम को, जो भी आ गया गाने, है कि नहीं, और शाम को बैटरी वापस दे आया और पड़ोसी को बक्सा वापस दे आया। एफएम बेचारी अकेली रखी है। सो फिर भी मन नहीं मानता था, तो हमारे गांव में बीच बाजार में एक बड़ का पेड़ लगा हुआ था प्राचीन, वहाँ ओटला बनी हुई थी जिसे अपन कहते हैं चबूतरा, और चबूतरा के धड़ पे बगल में एक पान की गुमटी है, आज भी है वो पान की गुमटी। वहाँ मैं बैठ के और दिन भर एफएम सुनता था। कभी कभी भूखे प्यासे भी पूरा दिन हो जाता था। तो एक समय ऐसा आया कि गुमटी वाले के कहीं पैसे इधर उधर हो गए, तो याद करा कि भाई ये रोज बैठता है यहाँ, है तो अपना गांव का ही, पर मेरे पैसे कहाँ गए, इसके अलावा कोई नहीं ले सकता है। अब वो हुआ क्या था कि गुमटी वाले को भूख लगी, उसने थोड़ी सी केमाड़ा लगाया, रोटी खाने चला गया, सारा पैसा जेब में। वो आ गया साला वहां पैंट बदल के। उसको शंका लगा कि ये बैठा था, काय रे मोड़ा इत्याव, ये है मोह फलाना ढिमका, ये वो करके कि पैसा कहाँ ला। मैंने कहा काय के पैसा साहब, काय के पैसा मांग रहे आप? बोले गले पे से तुम पैसे हेर लिए हो, ये वो करके। मैंने कहा नहीं, दिया एक कान के नीचे। रोने लग गए हम। नहीं सर, भगवान साक्षी है कि हम कभी 1 रुपया नहीं खाए, हम हमारे घर की रोटी तक तो खाते नहीं है ढंग से, तुम्हारे पैसा क्या लेके क्या करेंगे, हम तो सिर्फ गाना सुनने बैठे थे यहाँ। फिर याद आया गुमटी वाले को, बोले अरे यार बेटा ले आलू बड़ा खाओगे, ये खाओगे वो खाओगे। अरे यार मेरे को याद नहीं था यार, पैंट बदल के आ गया हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है सर मेरे साथ। तो जगजीत सिंह का कुछ भी याद नहीं? तो जगजीत सिंह जी को मैं उस टाइम पे सुनता था, पर जहन में नहीं रख पाया, मतलब कि। और उस टाइम पे जो है सरफरोश का कोई बहुत लोकल समय था उस समय, जगजीत सिंह जी को कोई कोई जानते थे, जो किंग थे अच्छे
शास्त्रीय संगीत से निकले हुए लोग, उस टाइम में हर कोई थोड़ी ना जानता था, तो हम सीखते भी नहीं थे, ना सुन पाते थे उनको ढंग से, कंठ में रखते भी नहीं थे, है ना। और ये जो मैंने मोहम्मद हुसैन साहब जी के जो गाए हैं, ये बाद की बात है। हाँ, और उसके बाद जो है तो फिर इधर चला आया, तो फिर लाइट सिस्टम चला आया, मतलब चलते में भजन, ये वो जो झुमा दे ऐसा वाला भजन, और जिसे कहते हैं दादरा कहरबा में भजन चलती है तो लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है दादरा। एक एक करके सब सुनेंगे। हाँ। पहले आपकी जब मुर्कियां मैं सुनता हूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि जब आपकी मुर्कियां मैं सुनता हूं तो मुझे नुसरत फतेह अली खान साहब की मुर्कियां याद आ जाती हैं। इनको मैंने सुना। हाँ, तो नुसरत साहब की गायकी की क्या खूबी आप देखते हैं, और उनके कुछ अच्छे जो अच्छा, इस बात से मुझे ये भी कहने में आता है कि जैसे कि आपने अभी जगजीत सिंह जी को कहा, तो जैसे जगजीत सिंह जी हैं, हरिहरन साहब जी, हाँ, ये अभी की जो परिभाषा है, मैं बहुत पहले नहीं समझ पाता था उस चीज को, तो इनकी गायकी क्या है, मंद्र सप्तक का है, नीचे गहरी आवाज है इनकी, और मैं पहले से जो है तो मध्यम से तार सप्तक में ही गाते आ रहा हूँ। तो जैसे कि मेरे जो मिलते जुलते लैंग्वेज अनुसार आवाज में मिलते जुलते जो गाने थे, वही आपकी पसंद बन गए, वही मेरी पसंद बन गई कि मैं इसको अच्छा कर पा रहा हूँ। हाँ, पहले ये पसंद नहीं होती थी मेरे को, ये इस बात को नहीं समझ पाता था कि शब्द क्या होता है और स्वर क्या होते हैं और मिठास क्या होती है। हाँ, समझ सिर्फ इतनी थी कि इससे मैं मैच कर पा रहा हूँ, और इनको कुछ कर सकता हूँ मैं। तो नुसरत फतेह अली खान साहब, बाप लीजेंड। तो उनका एक गजल है, गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू, हाँ मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू, हाँ मेरी जिंदगी है तू। आ नहीं रहा है, वो चीज नहीं आ पा रही है जो मैं सोचा हुआ है। नहीं, गजल दूसरा भी है। हाँ। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सारे आईना मेरा अक्स है, बस आईना कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का। बहुत खूब। नुसरत साहब की तो बहुत बड़ी फेहरिस्त है, बहुत सारे जो लोगों के जुबान पे रहते हैं, पसंदीदा हैं। और भी कुछ सुनाइए इनका जो आपको और पसंद हो। सर, होने को सवाल ये है कि काली काली जुल्फें सुना है? हाँ, वो सुना तो है, पर क्या होता है कि थोड़ी सी मैं जब से भजन लाइन में आया तब से रिश्ता इनसे कट गया, तो मैं सिर्फ सुनना चाहता हूँ इनको। हाँ, क्योंकि उस प्रकार से गा भी नहीं पा रहा हूँ, और बहुत कम लोग होते हैं जो इनको गजलों को निभा पाते हैं। मतलब कि सुनते भी कम हैं लोग, गजलों को बहुत कम पसंद करते। हाँ, अपना क्षेत्र है जो इतना, जो छतरपुर जिला है, जैसे कि यहाँ में मुझे कई फरमाइश भी आए हैं कि अमित भाई आप गजल गाओ, तो फोन में। चलिए ठीक है। भजन की दुनिया की अगर बात करें तो भजन की दुनिया में आपको कौन बहुत पसंद है,
और उनकी गायकी के साथ क्या कैसे सीखा आपने, और क्या गा सकते हैं उनके बारे में? किस सर, किस को मानते हैं कि ये लीजेंड है ये? भजन तो ऐसा है कि भजन लाइन जो है, जहाँ तक की सवाल है, तो मैंने कभी भजनों में गायक को आगे रख के नहीं सुना। शब्द सुने? हाँ, शब्द सुना कि शब्द और किस प्रकार से शब्द है और क्या तैयारी से गा रहा है कि नहीं। तो जैसे कि सबसे पहले तो भजन मैंने जब गाना शुरू करा है तो एक गाना है, शायद साधना सरगम है। हाँ हाँ, सुनाइए। हाँ। सपनों में सखी देखो नंद गोपाल, सपनों में सखी देखो नंद गोपाल, मेरा पहला भजन। हो सावरी सुरतिया हाथ में बसुरिया और घुंघराला बाल, सपनों में सखी देखो नंद गोपाल। यहाँ से शुरू करा, क्या अच्छे शब्द हैं। फिर वे धीरे धीरे फिर इस भजन को गाया करा। कई ऐसे महफिल मिले भजन लाइन में, तो फिर कुछ निर्गुणी शब्दों में भी ध्यान दिया। निर्गुणी शब्द कुछ हैं, जैसे कि राम स्वरूप जी भोपा, उनने गा है, बहुत ही सुंदर गा है। हे राम नाम रटे तो, हो राम नाम रटे तो, रे माया जाल कटे तो, रे निंदरा बेच दूं कोई ले तो, रे निंदरा बेच दूं कोई ले तो, हो राम नाम रटे तो, हो राम नाम रटे तो, रे माया जाल कटे तो, रे निंदरा बेच दूं कोई ले तो, रे निंदरा हाँ बेच दूं कोई ले तो अमित जी, जब भी भजन की बात होती है तो अनूप जलोटा की बात जरूर होती है। बिल्कुल होती अनूप है। जलोटा को सुनते हैं आप? बिल्कुल। मेरे काका साहब जो हैं, अनूप साहब के बहुत ही अच्छे छवि गाते हैं। बिल्कुल, यदि साउंड के सामने यदि आप सुने उन्हें तो थोड़ी सी फर्क होता है। वो तो कहाँ वो स्वयं और कहाँ नकल, वो तो होता ही है, पर बिल्कुल लगभग लग जाता है कि जैसे अनूप साहब ही गा रहे हूँ। आप भी सुनाइए उनका कुछ। तो रे चदरिया हो चदरिया, रामलीला में हमारे पापा गाए हैं। हो चदरिया रे चदरिया, जीनी रे जीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया, जीनी रे जीनी, अरे राम नाम रस भीनी चदरिया, जीनी रे जीनी, जीनी 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 जी, वो अलग ही चीज है। और फिर एक वो जो भजन है काका जी गाते हैं जो, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो, राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। ईश्वर बिगाड़ रहा है थोड़ी सी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अमित भाई। जय हो सर। बहुत धन्यवाद अमित भाई आपका। जी सर।
तो हमारे इस खास पॉडकास्ट में जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मेरे जितने पॉडकास्ट हुए हैं मुझे ये बेहद पसंद आया अमित से बात करते हुए। हमारे साथ अमित ध्रुवे थे और अमित ध्रुवे वो गायक, वो ज़मीन का कलाकार जिसने रेलों में गाया, जिसने पब्लिक में, नुक्कड़ नाटकों में, राजनीतिक मंचों पर गाया, मुफलिसी की ज़िंदगी जी, संघर्ष किया, घर में 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज भी रहा और आज भी उनका घर एक सरकारी ज़मीन पर बनी झोपड़ी ही है। उनके पास खुद का घर नहीं है, लेकिन इसी दौरान उनके गुरु बागेश्वर धाम सरकार की नज़र उन पर पड़ गई और वे एक गीत के साथ वायरल हो गए। उनके पॉडकास्ट के जरिए हम उन्हें समझने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि उनके पास इतना कंटेंट है कि हम जल्द ही एक दूसरा पॉडकास्ट भी उनके साथ करेंगे। चलते चलते आप सभी दर्शकों से मेरी एक अपील है कि ऐसे कलाकारों को आप सपोर्ट करिए। मैं स्क्रीन पर अमित का नंबर भी दे रहा हूं। अमित को मौका दीजिए, आपके आसपास होने वाले आयोजनों में उन्हें बुलाइए, उनको सुनिए। वो बहुत ही सुरीले और बहुत ही कमाल के गायक भी हैं, साथ ही उनके पास बहुत सारी बातचीत का कंटेंट भी मौजूद है। मध्य प्रदेश के महेश्वर में उनका निवास है, लेकिन वे आपके आसपास के कार्यक्रमों को गुलजार करने की क्षमता रखते हैं। तो उनके नंबर पर कॉल करिए और जो जितना मौका उन्हें दे सकता है जरूर दीजिए, ताकि जमीन से उगा ये पौधा एक दिन बट वृक्ष बने और बड़ा कलाकार बनके हम सभी के सामने आए। अमित, बहुत स्वागत है आपका इस स्टूडियो में आने के लिए। और आप सभी दर्शकों को ये इंटरव्यू कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।